आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में गहरी छानबीन करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, किसी बहुत बड़ी दुकान में साबुन, बिस्कुट, दालें, सब कुछ एक साथ बस ढेर में रखा हो। कितनी मुश्किल होगी कुछ भी ढूंढना। बिल्कुल। तत्वों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही थी, एक उलझन भरी जगह। बिल्कुल सही कहा। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कहानी को समझेंगे। ये जो 118 ज्ञात तत्वों का विशाल परिवार है, इसे व्यवस्थित कैसे किया गया। और ये सिर्फ एक चार्ट या टेबल की कहानी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह समझने की कुंजी है कि हमारे आसपास का पदार्थ आखिर व्यवहार कैसे करता है। तो हमारा आज का मिशन है तत्वों के वर्गीकरण के शुरुआती प्रयासों से लेकर आधुनिक आवर्त सारणी तक के सफर को समझना। तो चलिए इस उलझन को सुलझाना शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इन तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश कैसे की? पहला कदम क्या था? देखिए, सबसे शुरुआती गंभीर प्रयासों में से एक 1817 में आया। एक जर्मन रसायनज्ञ थे, योहान डुबेराइनर। उन्होंने त्रिक का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम दिया। त्रिक मतलब तीन का समूह। हाँ बिल्कुल, उन्होंने देखा कि कुछ तत्व तीन तीन के समूहों में आते हैं जिनके रासायनिक गुण लगभग एक जैसे होते हैं। उन्होंने इन समूहों को त्रिक या ट्रायड कहा। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? क्या सिर्फ गुणों की समानता थी? नहीं, यही तो बात थी। इसमें एक गणितीय पैटर्न भी छिपा था। डॉबेराइनर ने दिखाया कि अगर इन तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ओह, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। एकदम सही। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान करीब 6.9, पोटेशियम का 39.0। दोनों का औसत निकालें तो लगभग 23 आता है, जो कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। मतलब एक गणितीय पैटर्न जो सीधे सीधे रासायनिक गुणों से जुड़ा हो। तो फिर ये सिस्टम चला क्यों नहीं? आज हम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि समस्या ये थी कि डोबेराइनर उस समय ज्ञात सभी तत्वों को इस तरह के ट्रिक में वर्गीकृत नहीं कर सके। ये नियम कुछ ही समूहों के लिए काम कर रहा था। बिल्कुल, एक सुंदर विचार था, लेकिन पूरी लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के लिए नाकाफी था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? मैंने संगीत के सुरों से जुड़े किसी नियम के बारे में भी सुना है। विज्ञान में संगीत, ये तो सुनने में ही बड़ा रचनात्मक लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी कोशिश थी। 1866 में जॉन न्यूलैंड्स नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अष्टक का नियम दिया। अष्टक जैसे संगीत में होते हैं? हाँ, ठीक वैसे ही। जैसे संगीत में आठवां सुर पहले सुर जैसा होता है, न्यूलैंड्स ने पाया कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। अच्छा, जैसे लिथियम से शुरू करें तो आठवां तत्व सोडियम आता है और दोनों के गुण समान हैं। एकदम सही पकड़ा। ये डोबेराइनर के ट्रिक से ज्यादा व्यवस्थित लग रहा था, क्योंकि ये एक लंबी श्रृंखला बना रहा था। तो फिर इसमें क्या कमी रह गई? ये तो काफी अच्छा लग रहा है। इसमें कई सीमाएं थीं। पहली बात, ये नियम केवल कैल्शियम तक ही ठीक से लागू हो पा रहा था। और उसके बाद के भारी तत्वों पर यह पूरी तरह फेल हो जाता था। और न्यूलैंड्स ने यह भी मान लिया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं और भविष्य में कोई नया तत्व नहीं मिलेगा। अरे, ये तो बहुत बड़ी भूल लगती है एक वैज्ञानिक के लिए। बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल जैसे अलग-अलग गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया था, जिनका कोई मेल ही नहीं था। तो शुरुआती प्रयास एक पैटर्न तो खोज रहे थे, लेकिन वो पैटर्न पूरी तस्वीर नहीं दिखा पा रहा था। फिर मंच पर आए दिमित्री मेंडलीव। उन्हें इस क्षेत्र का मुख्य वास्तुकार क्यों माना जाता है? मेंडलीव का काम सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने अपना वर्गीकरण सिर्फ परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, बल्कि तत्वों के रासायनिक गुणों पर भी आधारित किया। रासायनिक गुण मतलब कैसे? उन्होंने खास तौर पर देखा कि तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे यौगिक बनाते हैं, मतलब उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे बनते हैं। इसी आधार पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया, जो कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि गुण एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराते हैं। जैसे कैलेंडर में हर 7 दिन बाद सोमवार आता है, वैसे ही परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर एक अंतराल के बाद समान गुणों वाला तत्व वापस आ जाएगा। और मैंने सुना है कि उन्होंने भविष्य के तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे शानदार उपलब्धि थी। अपनी सारणी बनाते समय उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए। खालिस्तान? जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर।
और भविष्यवाणी की कि वहां भविष्य में खोजे जाने वाले तत्व आएंगे। उन्होंने एक तत्व का नाम रखा एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। हाँ, और बाद में जब गैलियम की खोज हुई तो उसके गुण हूबहू मेंडलीव की भविष्यवाणी से मिलते थे। ये एक तरह से देखा मैंने कहा था वाला पल था। वाह, ये तो विज्ञान के आत्मविश्वास को एक नए स्तर पर ले जाता है। तो क्या ये सारणी लगभग उत्तम थी या इसमें भी कुछ कमियां थी? नहीं, उत्तम तो नहीं थी, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण कमियां थी। पहली, हाइड्रोजन का स्थान। हाँ, हाइड्रोजन की समस्या तो आज भी है थोड़ी बहुत। बिल्कुल, वो कभी क्षार धातुओं जैसा व्यवहार करता तो कभी हैलोजन जैसा। उसे कोई एक निश्चित घर नहीं मिल पाया। दूसरी समस्या थी समस्थानिकों यानी आइसोटॉप्स की। अच्छा, उनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग-अलग होते हैं। हाँ, पर रासायनिक गुण समान होते हैं, तो मेंडलीव के नियम के अनुसार उन्हें अलग-अलग जगह मिलनी चाहिए थी, जो सही नहीं था। और एक और समस्या थी, है ना? कुछ तत्वों का क्रम गलत था। सही कहा, कुछ जगहों पर गुणों का मिलान करने के लिए उन्होंने अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले से पहले रख दिया, जैसे कोबाल्ट को निकिल से पहले। तो समस्या की जड़ कहीं ना कहीं परमाणु द्रव्यमान को आधार मानने में थी। आपने बिल्कुल सही समझा, और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। 1913 में हेनरी मॉजले ने साबित किया कि किसी तत्व की असली पहचान उसका वजन नहीं बल्कि उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है। मतलब नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। एकदम। और इसी के साथ आधुनिक आवर्त नियम का जन्म हुआ। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और इस एक बदलाव ने मेंडलीव की सारी समस्याओं का हल कर दिया। लगभग सभी परमाणु क्रमांक के आधार पर सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है तो उन्हें एक ही स्थान मिला। और कोबाल्ट और निकल का क्रम भी सही हो गया होगा। बिल्कुल, कोबाल्ट का क्रमांक 27 और निकल का 28, तो क्रम अब पूरी तरह से तार्किक था। चलिए, इस आधुनिक सारणी की बनावट को थोड़ा समझते हैं। इसमें ये जो समूह और आवर्त होते हैं, वो क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें हम समूह या ग्रुप्स कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त या पीरियड्स कहते हैं। तो समूह की क्या खासियत है? एक ही समूह के सभी तत्वों के बारही कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन, समान होती है, और इसी वजह से उनके रासायनिक गुण भी बहुत समान होते हैं। समूह एक परिवार जैसा है। और आवर्त? एक ही आवर्त के सभी तत्वों में कोशों यानी शेल्स की संख्या समान होती है। ये एक कक्षा की तरह है। और इसमें जो धातु, अधातु और उपधातु का विभाजन है, वो कहाँ दिखता है? सारणी में एक स्पष्ट विभाजन है। बाईं ओर ज्यादातर धातुएं हैं, दाईं ओर ऊपर की तरफ अधातुएं, और इन दोनों के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर उपधातुएं हैं, जो दोनों तरह का व्यवहार करती हैं। तो अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस सारणी में कुछ छिपे हुए पैटर्न या ट्रेंड्स भी तो होंगे। बिल्कुल, यही तो इस सारणी की असली ताकत है। यहाँ कुछ गुण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बदलते हैं। चलिए, कुछ मुख्य ट्रेंड्स पर बात करते हैं। जैसे परमाणु का आकार, वो कैसे बदलता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है कि हर अगले कदम पर एक नया इलेक्ट्रॉन कोश जुड़ जाता है। जैसे प्याज की परतें बढ़ती हैं, वैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता है। और एक शील्डिंग प्रभाव भी तो होता है, वो क्या है? हाँ, उसे ऐसे समझिए कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जो भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए एक ढाल, एक शील्ड बना लेते हैं। अच्छा, तो वो नाभिक के आकर्षण को बाहरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकते हैं? बिल्कुल, वो आकर्षण को कम कर देते हैं, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर चला जाता है और परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो समूह में नीचे जाने पर परमाणु बड़ा होता जाता है। इसका धात्विक गुणों पर क्या असर पड़ता होगा? सीधा असर। धात्विक गुण का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। अब अगर परमाणु बड़ा है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीला बंधा होगा, है ना? हाँ, उससे निकालना आसान होगा। बस इसीलिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान हो रहा है, तो इसका मतलब उसे निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी। एकदम सही। इसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। यह किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जरूरी ऊर्जा है। समूह में नीचे जाने पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। मतलब आयनन ऊर्जा घटती है। ये सब गुण एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं? यही तो रसायन विज्ञान की खूबसूरती है। चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद एक छोटा सा पुनरीक्षण हो जाए। जरूर, पूछते हैं। तो पहला सवाल,
आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव की सारणी की एक बड़ी सफलता क्या थी? नए तत्वों की सटीक भविष्यवाणी करना। बहुत बढ़िया। समूह और आवर्त में मुख्य अंतर क्या है? समूह में संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए गुण समान होते हैं। आवर्त में कोशों की संख्या समान होती है। और आखिरी सवाल, समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर बार एक नया कोश जुड़ जाता है। तो हमने तत्वों की उस अराजक दुनिया से लेकर एक सुंदर व्यवस्थित सारणी तक का सफर तय किया, जहां हर तत्व का एक खास स्थान है और वो कुछ नियमों का पालन करता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो किसी तत्व का स्थान सिर्फ उसके गुण नहीं बताता, बल्कि ये भी भविष्यवाणी करता है कि वो कैसे प्रतिक्रिया करेगा और हमारी दुनिया में उसकी भूमिका क्या होगी। और अब सुनने वालों के लिए एक विचार। आज सारणी 118 तत्वों के साथ पूरी दिखती है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार नए और भी भारी तत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तत्व 119, 120 और उससे भी आगे। तो आज हमने जिन ट्रेंड्स पर चर्चा की, उनके आधार पर सोचिए कि इन भविष्य के तत्वों के गुण कैसे हो सकते हैं। क्या वे अब तक के सबसे अधिक धात्विक होंगे? और सबसे बड़ी चुनौती ऐसे सुपर अस्थिर तत्वों के अस्तित्व को साबित करने में क्या आएंगी?